हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि मैं आप लोगों को मैराथन क्लास करवाऊंगा, जिसमें मेरे द्वारा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं पॉलिटेक्निक मैराथन क्लास का पार्ट 1 लेकर के, जिसमें आज जो है हम लोग फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। जनरली होता क्या है, जब आप ऊष्मा का संचरण करवाते हैं, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, तो हीट यानी कि ऊष्मा जिस माध्यम से होकर के गुजरती है, जिस माध्यम से होकर के वो जाती है, उस माध्यम के जो कण हैं वो गतिशील हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि आपको एक ऐसा विधि बताना है जिसमें ऊष्मा का संचरण अगर आप करवाते हैं जिस विधि से, तो उस विधि में माध्यम के कण में जो है गति नहीं होती है, माध्यम के कण में गति नहीं उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो आपका एक का सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कि विकिरण एक ऐसी विधि है जिस विधि से अगर आप ऊष्मा का संचरण करवाते हैं तो ऊष्मा जिस माध्यम से होकर के गुजरेगी उस माध्यम के कण में कोई भी गति नहीं देखी जाएगी, यानी कि उस माध्यम का कण गतिशील नहीं होगा अगर आप विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण करवाते हैं, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं तब। चलिए, इस तरह से हम लोग देखेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। जनरली ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से आप सभी जानते होंगे कि जो आपका ध्वनि यानी कि जो साउंड है वो बिना माध्यम का गमन नहीं कर सकती है, स्थानांतरित नहीं हो सकती है। जैसे आप जो है ध्वनि जो है आप ध्वनि का जो वेग है यानी कि ध्वनि का संचरण जो है वो निर्वात में नहीं होता है, उसी तरह से जनरली जो है ऊष्मा का स्थानांतरण भी वो किसी न किसी माध्यम में ही होता है, निर्वात में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। कौन ऐसा विधि है जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे विकिरण। विकिरण वह विधि है जिस विधि से अगर ऊष्मा का स्थानांतरण आप करवाते हैं तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है। आप सभी समझते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आपको बताना है कि किस प्रकार के संचरण माध्यम से वो पहुंचती है पृथ्वी तक। ठीक है, तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे विकिरण के माध्यम से ही क्या होती है, वो पहुँचती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाए कि भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है। भौतिकी का वह शाखा कौन सा है जिसमें वस्तु के गति का अध्ययन जो है किया जाता है। तो 4 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखेंगे उसको यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। डैट मीन्स मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग गति के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि दूरी कौन सी राशि है। दूरी जो है वो कौन सी राशि है। तो यहाँ पर आपका 5 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक। तो वहाँ पर आपको मेरा ऐप सबसे ऊपर में चला जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, और आपको वहाँ पर जो है और भी बहुत सारे सुविधा जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा है कि किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट वो हो सकता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या ये सभी।
तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 6 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ये सभी हो सकते हैं। किसी भी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ है, कोई वृत्ताकार पाथ है। अब यहाँ से ये मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है इस दिशा में, ठीक है, और ये फिर चलते चलते कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो इसने दूरी तो तय किया, लेकिन विस्थापन इसका क्या हो जाएगा इस स्थिति में, जहाँ से आप चले थे और फिर वहीं आप पहुँच जाते हैं तो दूरी तो आपने तय किया, लेकिन यहाँ अगर आप फिर से ए पर पहुँच जाते हैं तो विस्थापन इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपने देखा एग्जाम्पल की मदद से कि विस्थापन शून्य हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है विस्थापन। अगर आप इधर के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक विस्थापन होगा, और अगर पीछे हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार के विस्थापन हो सकते हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक कौन है, तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे मीटर, आप सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक है। 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो 8 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चाल का मात्रक है। चाल का मात्रक क्या है, तो 9 का बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड क्या है, चाल का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बल तथा समयांतराल का गुणनफल होगा। बल और समयांतराल, समयांतराल मतलब टाइम डिफरेंस का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं, तो 10 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, उसे आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। आभासी बल, ठीक है, आभासी बल, ये वास्तविक बल नहीं, आभासी बल कौन सा है, तो 11 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अपकेंद्र बल जो है वो क्या होता है, आभासी बल होता है। यह आप याद रखेंगे, इस पर बल लगाया नहीं जाता है लेकिन इसमें आभास किया जाता है। ये अपकेंद्र बल जो इसको आभास किया जाता है और इसी के कारण इसमें प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है। यहाँ पर देखेंगे आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है, किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो यहाँ पर आपका 12 का सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, गति के द्वितीय नियम से, गति का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है वो बल का परिभाषा देती है, ठीक है, बल का जो है, और वो बल का फार्मूला भी देती है, F बराबर ma, आप सभी जानते हैं, बल बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो द्वितीय नियम यहाँ पर आपका सही होगा, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, क्या जो है द्वितीय नियम जो है बल की परिभाषा देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि एक समान गति वाला पिंड है। एक समान गति वाला पिंड जो है वो कैसा होता है, उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा या फिर क्या परिवर्तन होगा, तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे त्वरण नहीं होता है, सही बात है। एक समान अगर कोई भी पिंड चल रहा है एक समान गति से, उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिक्स है कि त्वरण नहीं होगा। त्वरण क्या है, त्वरण किसके कारण उत्पन्न होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो जब आप गति में यानी कि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं तो त्वरण नहीं होगा, तो त्वरित जो है त्वरित नहीं होगा वो वस्तु, ठीक है, जिसके गति में कोई जो है परिवर्तन ना हो, एक समान गति हो तो उसमें त्वरण जो है वो त्वरित नहीं होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, तो 14 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा है कि किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, और धनात्मक जो आपका त्वरण है वो तो एक्सेलरेशन, तो आप जानते ही हैं। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे कि ऋणात्मक त्वरण को
मंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हल्का छोटा है बट आप समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा। अगर निर्वात है, निर्वात में अगर कोई वस्तु जो है गिर रही है, स्वतंत्र रूप से वो नीचे गिर रही है, तो उसके लिए किसका मान समान होगा, एक जैसा होगा। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। देखेंगे चाल, समान चाल से वो क्या करेगी, नीचे गिरेगी कोई भी वस्तु निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। ठीक है, अंतरिक्ष जिसको आप बोल लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो 17 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, त्वरण नियत है। तो क्या होगा इस स्थिति में, त्वरण क्या होगा, नियत होगा, यानी कि त्वरण में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। कोई वृत्ताकार पथ है और इसके चारों ओर कोई पिंड क्या कर रही है, गति कर रही है, तो ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, समान वेग समान चाल। यहाँ पर वेग भी समान होगा और चाल भी क्या होगा, समान होगा, तब आप एक वृत्ताकार पथ पे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा है कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या परिवर्तन होता है और क्या परिवर्तन या फिर क्या परिवर्तन नहीं होता है, यही आपको बताना है। तो 19 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। दोनों ही परिवर्तित होते हैं मतलब दोनों ही बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। दूध को जब मथा जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाती है, ये किसके कारण होता है। तो 20 का आप याद रखेंगे कि अपकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है, जड़त्व की माप कौन सी है। तो 21 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। रखेंगे द्रव्यमान, यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जड़त्व का गुण है। जड़त्व का क्या गुण है, तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व का एक गुण है कि वो क्या है, प्रत्येक वस्तु में क्या है, जड़त्व पाया जाता है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देती है, किस चीज़ का संकल्पना देती है। तो 23 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, जड़त्व की संकल्पना। किसकी संकल्पना, जड़त्व की संकल्पना देती है कौन, प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या देती है, बल की परिभाषा देती है। और तृतीय नियम क्या बताता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो तीनों नियम आपने देखा एक नज़र में। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। अगर आप किसी भी गतिशील पिंड का वेग जो है आधा कर देंगे तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 24 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कि संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो आप ओपन कर लीजिए, वीडियो प्ले कर लीजिए और ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो अभी हमने आपको बताया क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो क्या है, तो न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई टेबल है, ये टेबल है और इस पर आप क्या है, आप अगर इस पर बैठे हुए हैं, अगर आप इस पर बैठे हुए हैं तो आप इस पर बल लगा रहे हैं, नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं। तो जितना बल आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं उतना ही बल टेबल जो है आपको जो ऊपर की तरफ लगा रही है। यही कारण है कि टेबल जो है अपनी स्थिति पर है, नहीं तो अगर आपका बल ज़्यादा होगा तो टेबल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। तो 26 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दिए थे। यहाँ पर देखेंगे आपके 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 27 का सही आंसर सी होगा। याद रखेंगे गुरुत्व बल जो है सबसे दुर्बल होता है, ये इसका जो क्षमता होता है सबसे कम होता है। ठीक है, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और स्थिर विद्युत बल के अपेक्षा गुरुत्व बल जो है इसका जो ये आपके आकर्षण या फिर विकर्षण की जो शक्ति होती है सबसे इसमें कम होती है। यहाँ पर देखेंगे आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपके नेक्स्ट 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, किस चीज़ पर लागू होता है। तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे सभी पिंडों के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सभी पिंडों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि दो पिंड के लिए लागू होगा और किसी और के लिए लागू नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो 30 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे न्यूटन प्रति मीटर जो है आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके बाद वहाँ पर आप लोगों को डेली क्यूज भी जो है मिल जाएगा ऑनलाइन, जिसको आपको जो है टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज़ भी मिल जाएगा जिसको आप जो है बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।